जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्या सर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये स्टूडेंट एसएससी जीडी के जो एग्जामिनेशन 10 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं, इनमें से हम लोग हर शिफ्ट के जो एग्जाम का एनालिसिस है, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनके साथ में आज आपके सामने उपस्थित है। तो हम लोग डे बाय डे क्या करेंगे कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको आपको सामने लेकर उपस्थित होंगे, ताकि आप समझ सको कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है, पढ़ के क्या जाना है। चलिए चालू करते हैं आपका बिना किसी देरी के। और एक रिक्वेस्ट है सभी से, अगर आपके लिए वीडियो फायदेमंद लगे आपको तो इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा अपने साथी सहपाठियों के साथ में भी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा उठा सके। चलो चालू करते हैं क्लास को। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, ये विजय हजारे ट्रॉफी से क्वेश्चन आया था। विजय हजारे ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है, 2017-18 का पूछा गया है। अब देखिएगा 17-18 टोटली अनएक्सपेक्टेड होता है। आप करंट में पढ़ के जाओगे 2021-22 के सेशन पढ़ोगे या हद एक साल पीछे पढ़ लोगे, 17-18 ये आपके लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन यहाँ पे एसएससी का पैटर्न यही होता है। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी विजेता कौन था? कर्नाटक था। उपविजेता कौन था? स्वराज था। अगर बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी की 2018-19 की, इसका विजेता कौन था? मुंबई था। विजय हजारे ट्रॉफी का फर्स्ट एडिशन होता है 2002-2003 में होता है। जो विजय हजारे ट्रॉफी है, इसके लिए जो सबसे ज्यादा आपका जीतने वाला आपका राज्य कोई अगर है, तो टाइटल 5 बार किसने जीता है? तमिलनाडु राज्य ने जीता है। तो यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। 2019-20 में विजय हजारे ट्रॉफी का जो आपका 18th एडिशन था, इसका विजेता कौन था? कर्नाटक था। और रनर अप स्टेट कौन सा था? तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा रन बनाए थे देवदत्त पडिक्कल ने। ठीक, अभी 2020-21 का विजेता कौन था? मुंबई था। और 21-22 का जो अभी करंट का सेशन है, करंट सेशन के आपका विजेता कौन है? आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक, करंट सेशन का विजेता कौन है? हिमाचल प्रदेश है। हराया किसको? इसको आपको तमिलनाडु को है। तो यहाँ पर आपका ये विजय हजारे ट्रॉफी से जुड़ी हुई सारी की सारी आपकी क्या है, खास बातें नोट जरूर कर लिएगा। इसको आपका बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और सारे एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे। अगला है 86 आपकी रणजी ट्रॉफी। अगर रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है, इसको भी देखा जाए तो 2019-20 का विजेता कौन था? आपका सौराष्ट्र था। और उप विजेता कौन था? बंगाल था। सौराष्ट्र ने किसको हरा कर? बंगाल को हरा कर जीता है। अब यहाँ पर जो रणजी ट्रॉफी है, 18-19 में इसका विजेता कौन था? आपका विदर्भ था। ठीक है, तो 18-19 में और आपका ये 19-20 में आपका इसका विजेता है। अभी करंट में देख ले, रणजी ट्रॉफी का विजेता 2021-22 में कौन है? आपका एमपी है। उप विजेता कौन है? आपका राज्य है मुंबई है। अगर बात करते हैं किसकी? रणजी ट्रॉफी की, इसका ये आपका पहला मैच कब होता है? 1934 में होता है। और इसका ये कौन सा सेशन था? 86 सेशन था। 1934-35 में इसका आपका पहला संकट होगा। विजेता उसका कौन था? मुंबई थे। अभी के समय रणजी ट्रॉफी में कुल 38 टीमें क्या करती है? पार्टिसिपेट करती हैं। इस रणजी ट्रॉफी का नाम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे? रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्हें नवानगर के जाम साहब के नाम से भी जाना जाता था। अभी अगला आपका ट्रॉफी मैच देखिएगा, कौन सा? आपका ईरानी कप है। ठीक है, जिसे आपका जीआर ईरानी कप के नाम जानते हैं। ये भी 1959-60 में चालू हुआ था। अभी यहाँ पर क्या था, जो रणजी ट्रॉफी विजेता और शेष भारत आपके, ये जो आपका ईरानी कप होता है किसके बीच में खिलाता है? जो भी आपका रणजी ट्रॉफी का विजेता होगा और शेष भारत का विजेता होगा, ठीक है, ये इनके बीच में क्या होता है? आपका ये मैच खेला जाता है। तो अभी इसमें ईरानी कप की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका मोस्ट सक्सेसफुल अगर टीम है, रेस्ट ऑफ इंडिया नहीं, शेष भारत है। और इसने अब तक कितनी बार? 28 बार ये टाइटल जीता है। 1959-60 में प्रथम विजेता कौन था? आपका इसका 92 था। 18-19 में विजेता कौन था? आपका विदर्भ था। तो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में है। अगला देखिएगा, क्रिकेट से संबंधित एक और ट्रॉफी है। इस ट्रॉफी का नाम क्या? आपका दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, ट्रॉफी का नाम क्या? दिलीप ट्रॉफी। इसका पहला एडिशन कब होता है? 1961 में होता है। ठीक, 61-62 में होता है। विजेता कौन होता है? इसका वेस्ट जोन होता है। 19-20 का विजेता, इसको भी नोट कर लीजिएगा, कि इंडिया रेड था। उप विजेता कौन है? इंडिया ग्रीन थी। 2022-23 का विजेता कौन था? आपका जो इस बार का सेशन है आपका, तो इसमें आपके कौन था? वेस्ट जोन ने फिर से जीता। उप विजेता कौन है? आपका साउथ जोन है। यह प्रतियोगिता भारत की भौगोलिक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच में खेला था दिलीप ट्रॉफी। प्रतियोगिता जो नवानगर के कुमार से दिलीप सिंह के नाम पर है। ठीक है, अगला देखते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये भी क्रिकेट से संबंधित है। 2019-20 का विजेता कौन था? आपका कर्नाटक था। 22-23 में आपके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो इस बार का सेशन हुआ, इसके विजेता कौन है? मुंबई है। 21-22 में तमिलनाडु ने जीता था। 20-21 में भी किसने जीता था? तमिलनाडु ने जीता था। तो ये जितने भी क्रिकेट के ट्रॉफीज है, उनसे जुड़ी हुई सारी खास बातें आपके सामने हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और है आपका विनोद माकड़ ट्रॉफी की बात करते हैं। और ये 2019-20 का विजेता कौन था? आपका उत्तर प्रदेश था। अंडर 19 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। ठीक, उसके अलावा देवधर ट्रॉफी है, प्लेड ऑन एन एनुअल बेसिस अमंग द 3 नेशनल लेवल टीम्स, इंडिया ए, इंडिया बी एंड इंडिया सी। ठीक है, तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ये आपके जो 3 नेशनल लेवल की टीम होती है, इंडिया ए, इंडिया बी और इंडिया सी, इनके खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है। इसका फर्स्ट एडिशन 1973-74 में होता है। 2019-20 का विजेता कौन था? आपका इंडिया बी था। अगली आपकी देखें तो कूच बिहार ट्रॉफी है। 2019-20 का विजेता कौन था? आपका इसका बड़ोदरा था। 2022 में कौन था? आपका विदर्भ था। इंडिया नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर अंडर 19 प्लेयर्स, ये कौन आपका होता है? आपका कूच बिहार
ट्रॉफी होता है। अगला देखिएगा सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर किससे संबंधित था? सेकंड क्वेश्चन आपका नृत्य से संबंधित था। तो कुचिपुड़ी नृत्य आपसे पूछा गया था। कुचिपुड़ी देखिएगा ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का नृत्य एग्जाम में पूछा गया। देखो शास्त्रीय नृत्य पूछे जा रहे हैं, किस्मत अच्छी थी जो आपके पहले शिफ्ट के पेपर में क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपका आसान नृत्य पूछा गया, नहीं तो बाकी आपने एसएससी की जीडी एसएससी का पैटर्न दिखेगा आपको कैसे एग्जामिनेशन में कैसे कैसे नृत्य पूछते हैं, आप सबने देखा होगा। आप ये जो प्रीवियस की हम लोगों ने क्लासेस डिस्कस की हैं उनमें देख सकते हैं, आपको पढ़ने मिल सकते हैं कैसे कैसे आपके नृत्य आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो नृत्यों की बात करें तो भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुर कथक उत्तर प्रदेश और सत्रीय असम का। सबसे बाद में आपका ये जुड़ता है उत्तर भारत का एकमात्र आपका शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, कौन होता है? कथक। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? आपके शास्त्रीय नृत्य है। भारत में इतने ही क्या है? आपके शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? ये नृत्य पूछा गया था आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ईंधन जलाने पर प्रदूषण को कम करने के लिए किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं थे, तो जीवाश्म ईंधन कम कराने के लिए हम किसकी जीवाश्म ईंधन जलाने में प्रदूषण को कम करने के लिए इसकी मात्रा कम कर दें, कार्बन की मात्रा कम कर दें, हाइड्रोजन की मात्रा कम कर दें, ऐसे करके वो ऑप्शन था। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? ऐसे ईंधन जो होते हैं हाइड्रोकार्बन युक्त सामग्री होते हैं, और जीवाश्म ईंधन मतलब इसको हम लोग आपका बायोफ्यूल के नाम से भी जानते हैं। तो बायोफ्यूल जो आपके जैविक तरीकों से आपके जिनका निर्माण होता है, जैसे कि आपका क्या मान सकते हो, आपका कोयला, ठीक है, या फिर आपका पेट्रोल, या फिर आपका जो भी हमारा का पेट्रोलियम से रिलेटेड आपका हम ऐसे लिख लेते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, इनमें सब कुछ आ जाएंगे कैसे? जीवाश्म ईंधन है। ये आपके क्या समय के साथ में क्या हो जाएंगे? आपके खत्म हो जाएंगे, और ये परंपरागत स्रोत है, एक समय के साथ में ये आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें सूरज से मिलने वाली सोलर एनर्जी की बात कर लीजिएगा, या टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा की बात कर लीजिएगा, भूतापी जियोथर्मल एनर्जी, ये खत्म नहीं होने वाली, विंड एनर्जी खत्म होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे इससे क्वेश्चन का ऑप्शन में डिपेंड करता है। तो जीवाश्म ईंधन हाइड्रोकार्बन युक्त सामग्री है जो मृत पौधों जानवरों के अवशेषों से पृथ्वी की पपड़ी में स्वाभाविक रूप से बनती है, ईंधन के रूप में निकाला जलाया जाता है। और मुख्य जीवाश्म ईंधन देखो यहाँ पे लिखा है कोयला, तेल और क्या है? आपका प्राकृतिक गैस है। आगे देखिएगा, मास और मार्केसिया फ्यूनेरिया रिकेसिया किसके उदाहरण है? तो यहाँ पर बायो से आपका साइंस से क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पर आपके जो मास, मार्केसिया, फ्यूनेरिया रिकेसिया किसके उदाहरण है? ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में किसके आपके ब्रायोफाइटा समूह के आपका हिस्सा होता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में हमारे आपके शैवाल, लिवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट जैसे अनौपचारिक समूहों के नाम है। यहाँ पर आपके थैलोफाइटा की बात करते हैं, इसमें आपके क्लैडोफेरा, स्पायरोगोरा, उल्वाकारा, यूलेथ्रिक्स है, और टेरिडोफाइटा में मार्सिलिया फन हॉर्स्टेल है। तो यहाँ पर ये वनस्पति जगत के वर्गीकरण है, ठीक है। वनस्पति और जीव जगत के जो हमारे वर्गीकरण है, इन वर्गीकरण क्लासिफिकेशन को पढ़कर जरूर जाइएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन आ गया है, संभाव के आपके अगले शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन मिल जाए। अगला है, नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, करंट का क्वेश्चन है। ये सितंबर माह में आपका शामिल किया गया था, पहला देश का आपका इंडोजीनियस आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, भारत का पहला स्वदेश निर्मित। तो इसको आपका क्या हुआ था? 2 सितंबर 2022 को क्या किया था? मोदी जी ने आपका चालू किया था। और इसी के समय क्या हुआ था? भारतीय नौसेना के ध्वज में भी क्या हुआ था? परिवर्तन हुआ था, ठीक है। नौसेना ध्वज में आपका परिवर्तन हुआ था, ये भी आपका याद रखिएगा, 2 सितंबर 2022 के दिन ही। तो यहाँ पे इसका निर्माण किसने किया है? कोचिन शिपयार्ड ने किया गया। सबसे बड़ा आपका यही आपका शिपयार्ड जो आपका निर्माण करते जहाज का, इस विमान पोत के निर्माण में लगभग 20,000 करोड़ का खर्चा, ये सब आपसे नहीं पूछेंगे। और इस अवसर पर मोदी जी ने ऐतिहासिक अवसर और आत्मनिर्भर भारत का असाधारण प्रतीक कहा है। अगला देखते हैं, हमारे संविधान की कुल अनुच्छेद अनुसूचियां कितनी हैं? तो देखो आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया, हमारे संविधान के कुल अनुच्छेद पूछ रहे हैं और अनुसूची पूछ रहे हैं। तो अनुच्छेद जब हमारा संविधान बना था शुरुआत में, प्रारंभ में इसके 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ये सबको पता है। शुरुआत में कितने? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। समय के साथ में क्या हुआ? इससे बदलाव हुआ है। वर्तमान में आपके 22 भागों में से 3 भाग जोड़ के 25 भाग हो चुके हैं, 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई 12 हो गई हैं, और लगभग इस समय आपके कितने 470 करीब क्या है अनुच्छेद है। और इनमें आपका क्या है, इन अनुच्छेदों इन सब के परिवर्तन में कितने आपके संविधान संशोधन हुए हैं? 105 संविधान संशोधन हुए हैं। तो यहाँ पर 100वां संविधान संशोधन देखा जाए 2014 में भारत और बांग्लादेश के बीच में आपका जो 1974 का भूमि सीमा समझौता था, इसके लिए भूखंडों का आदान प्रदान के लिए था। 1974 में 101वां संविधान संशोधन की बात करते हैं 2017 में लागू हुआ था, और ये संबंधित था किससे? जीएसटी से आपका संबंधित था। 102वां की बात करते हैं 2018 के अंतर्गत में जो ओबीसी आयोग था, इसको आपका एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
आगे देखते हैं 103वां संविधान संशोधन है, इसके लिए अंतर्गत में क्या आता है, जो ईडब्ल्यू को 10% का रिजर्वेशन दिया गया। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों का आरक्षण को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कल की क्लास में मैंने बताया आपको आर्टिकल्स के 300 एक हम लोगों ने देखिएगा इस चैनल पे ही आपको एक क्लास मिल जाएगी आपको, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया हुआ है आपके संविधान के सारे, ठीक है, वहां मिल जाएगा। 25 जनवरी 2023 तक सीटों का आरक्षण बढ़ चुका है, ठीक। अगला 105वां संविधान संशोधन राज्यों को अपने सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि पहचान करने का अधिकार दे दिया गया है। तो 105वां संविधान संशोधन आपका याद रखिएगा, ये मेनली हमारे आपका ओबीसी जातियों के निर्धारण के लिए आपके राज्यों को अधिकार देता है। अगला है कलिंग युद्ध की बात हो रही है, ठीक है, ये आपका कलिंग युद्ध है। इस कलिंग युद्ध की बात करते हैं, किसके समकालीन था, आप सबको पता है कलिंग युद्ध किसके समय हुआ था, आपका अशोक के समय हुआ था। और अशोक के 13वें शिलालेख में यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन गया है कि आपके किसके कौन से शिलालेख के नंबर में, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और ये मौर्य शासक अशोक और कलिंग के शासक जो महापद्माप थे उनके बीच में 261 आपका ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। और इस विजय के बाद में क्या हुआ कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और ये उसकी काफी आखिरी विजय थी। तो कलिंग युद्ध पूछा गया है, आंसर दृष्टि से भी यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल गया। अगला देखते हैं 200 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है। अब देखो यहाँ पर ये जितने भी नोट है आप सबको पढ़ के जानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सेव कर सकते हो और जरूर से जरूर याद करना, क्योंकि आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पर आप पेपर में आओ तो कुछ लोग जेब में नोट ढूंढ रहे होंगे, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 200 रुपए के नोट के पीछे किसका, आपका सांची के स्तूप का आपका चित्र है और ये कहाँ पर आपका एमपी में। अब ये क्वेश्चन आपका नोटों के कलर से भी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपके नोटों के कलर से भी सांची के स्तूप कहाँ पर आपका एमपी में। 10 के नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। 20 रुपए का आपका एलोरा की गुफा है जो आपके महाराष्ट्र में पड़ जाती है, इनका है। 50 रुपए में हम्पी का रथ है जो कर्नाटक में है। 100 रुपए पर रानी की वाव है जो गुजरात में है। 500 रुपए पर रेड फोर्ट आपका दिल्ली का है और 2000 के नोट पे किसका, आपका मंगलयान का चित्र है। तो इन नोटों के पीछे किसका क्या चित्र है, पढ़कर जरूर जाइएगा, याद जरूर करिएगा, पूछा जाता है। अगला देखते हैं उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2022 में किसको बनाया गया था। तो यहाँ पर ऋषभ पंत है जिनको अगस्त 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नवंबर 2022 में आपके किसको बनाया गया है, प्रसून जोशी को बनाया गया है। तो ये आपका अगस्त 2022 का आपका करंट अफेयर्स था। और अभी रिसेंटली एक और व्यक्ति बनते हैं, कौन आपके प्रसून जोशी, दोनों नाम याद रखिएगा। तो अगर उत्तराखंड की बात करते हैं, सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। तो अच्छा बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द उत्तराखंड अहेड ऑफ 2022 असेंबली इलेक्शन, ठीक है। तो असेंबली इलेक्शन 2022 के पहले ये भी थे आपके उत्तराखंड के आपके ब्रांड एम्बेसडर। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर आपके 20वें साल आपके कौन चुनेंगे, सचिन तेंदुलकर चुनेंगे, ये भी आपको पॉइंट देख लीजिएगा। अगला देखिएगा, ये तो इसका क्वेश्चन आ गया, ये अच्छा ये भी क्वेश्चन होगा आपका आई थिंक, या थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। हम लोग जीएस डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया सकता है। तो आर्टिकल कौन कौन से होते हैं आपके 20 और 21। 20 और 21 को रद्द नहीं किया जा सकता, बाकी क्या होंगे आपके निलंबित हो जाएंगे। और ये प्रक्रिया हुई थी 44वें संविधान संशोधन 1978 से। तो 42वां संविधान जो आपातकाल लगा था 1975 में, तो 1975 से 77 के बीच में आपके नागरिकों के मौलिक अधिकारों का खुल के हनन हुआ था। इस प्रक्रिया में क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी की सरकार हटती है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है, वो 44th अमेंडमेंट होता है। 44th अमेंडमेंट से सरकार द्वारा किए गए जो आपके जो गलत काम होते हैं उनको सुधारने का प्रयास होता है। और इसके लिए क्या कहता है 44 अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बोला गया बाकी सारे क्या हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 20 किससे संबंध है, अपराधों को दोष सिद्धि संदर्भ से छड़ देता है। और आर्टिकल 21 किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से या जीवन जीने का अधिकार संबंधित है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत में हमें बहुत सारे मूल अधिकार दिए गए हैं, जिनमें हमें सोने का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू स्लीप है, ठीक है। आपका ऐच्छिक विवाह का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार हैं जो आपके स्वच्छ जल और वायु का अधिकार है, चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार है, ये कानूनी सहायता पाने का अधिकार, सब आर्टिकल 21 में आ जाते हैं। और 21 के ए में देखिएगा शिक्षा का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, ये आपके 86 अमेंडमेंट के द्वारा होगा। और कब होगा, 2002 में। 66 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। अगला देखते हैं भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पर आपका ये देखो पूछ लेगा नियमित जनगणना की शुरुआत। अगर भारत की पहली जनगणना की बात करते हैं 1872 में, किसके समय पर होती है, मेयो के समय होती है। और नियमित जनगणना जो चालू होती है 1881 में होती है, किसके समय पर, रिपन के समय होती है। रिपन को बोला जाता है भारत का क्या सबसे लोकप्रिय वायसराय, भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय कौन होता है, रिपन होता है, ठीक है। इसी के समय आपका 1884 में एक विवाद भी होता है जिसको आपका इल्बर्ट बिल विवाद के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो 1881 में क्या होती है, नियमित जनगणना चालू होती है। अभी यहाँ पर पहली समकालीन जनगणना की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1881 से मानी जाती है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि इस बार की जो जनगणना होगी 2021-22 वाली वो कौन सी होगी, ये भी क्वेश्चन था आपका लास्ट ईयर के पेपर में। चलिए आगे देखते हैं।
सेल्वी पटनायक एंड कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से? देखो पटनायक के लिए समझ लो, आपके ये पटनायक कहाँ के रहने वाले, तो मूल आपके निवासी कहाँ के, उड़ीसा मूल के आपके जो होते हैं उनको ऐसा पटनायक बोलते हैं। यहाँ पर जैसे आपको एग्जाम्पल में बता दें, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। ठीक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। याद करिएगा कहाँ पे चले आना, उड़ीसा में। तो ये दोनों संबंधित है किससे? आपके ओडिसी नृत्य से। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के नाम है, जैसे केलुचंद महापात्रा, रघुनाथ दत्ता, देवा प्रसाद, पंकज चरण दास, ठीक है, सारे नाम है, उनके नाम नहीं लूंगा, आप देख लीजिएगा, ये सारे के सारे आपके शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दर्शन पटनायक को याद कर लीजिएगा, ये उड़ीसा के हैं, इनको 2014 में पद्मश्री मिला था, और ये क्या है? स्टैंड आर्टिस्ट है, समय समय इनकी बहुत सारी आपकी स्टैंड आर्ट आती रहती है। अगला देखते हैं, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ठीक है, तो काला घोड़ा कला महोत्सव, देखो यहाँ पे महोत्सव पूछे जाते हैं, कहाँ होता है? मुंबई में होता है 1999 में। और यहाँ पे एक नृत्य की बात दी जा रही है, जो गोविंद मणिपुर का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। इसमें भी आपका ऐसे ही आपका घोड़े के साथ में आपका आर्ट परफॉर्म होती है, वो नकली घोड़ा लेके करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? तो राष्ट्रपति का यहाँ पर आपसे निर्वाचक मंडल पूछा जा रहा है, कौन कौन भाग लेता है, मतलब आपका क्या निर्वाचक मंडल पूछा जा रहा है, जो आपका किसमें है? आर्टिकल 54 में है। निर्वाचक मंडल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के कैसे? निर्वाचित सदस्य, और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, ये समझ लीजिएगा, केवल निर्वाचित सदस्य होगा। राज्यों में क्या विधानसभाओं की विधान परिषद नहीं होगी, केवल विधानसभा क्योंकि है वो आपके सभी राज्यों में है, विधान परिषद केवल आपके 6 राज्यों में है। तो ऐसे केस में केवल आपके विधानसभाओं के क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य, और संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे। अभी यहाँ पर क्या है? राज्य विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्य जो होंगे, चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, वही बात केवल कैसे होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे। आगे देखिएगा, उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है? उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यों के प्रतिनिधि भाग आपके नहीं लेंगे, यानी विधानसभाओं से प्रतिनिधि होंगे। यहाँ पे संसद के दोनों सदनों में सभी सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कैसे होंगे? मनोनीत सदस्य होंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि ये जो आपके सदस्य होंगे, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर मतदान के माध्यम से किसको चुनेंगे? उपराष्ट्रपति को चुनेंगे। अनुपातिक मत प्रणाली होगी, एकल संगमणि मत पद्धति होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका और अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा किसका? उपराष्ट्रपति चुनाव में। ये सारी चीजें ऐड होती है। राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत राज्य विधानमंडल सदस्य भाग नहीं लेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेजियम करता है। राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्यों को भी चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव की यहाँ पे बात हो रही, उपराष्ट्रपति में सभी करेंगे, और राष्ट्रपति में विशिष्टता से याद रखिएगा कौन नहीं करेगा? जो आपके क्या होंगे? जो निर्वाचित होंगे वो नहीं करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन है? आरती साहा है। 29 सितंबर 1959 को एशिया से ऐसा करने वाली पहली तैराक कौन बनी थी? आपकी ये आरती साहा। इंग्लिश चैनल की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश चैनल जो है सेपरेट सदर्न इंग्लैंड फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रांस। ठीक है, ये आपका इधर आपका इंग्लैंड पड़ जाता है, इधर आपका फ्रांस पड़ता है, इसके बीच में समुद्री रास्ता, इसको आपका इंग्लिश चैनल बोलते हैं। इसको तैर कर पार करने वाली अगर आपसे पूछे पहली कौन थी, तो हमारी आपकी कौन थी? आरती साहा थी। यहाँ पर आपका ये आरती साहा थी, ये 1960 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी थी जिन्हें आपका ये पुरस्कार मिला। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पद्मश्री पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी एथलीट कौन थी? आपकी आरती साहा थी। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। एनटीपीसी में पूछा गया था, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला। भारतीय तो आरती साहा है, विश्व की प्रथम महिला की बात करते हैं तो ये आपकी ये है गेट्रूड एड्रेले। ये कहाँ से? आपकी अमेरिका से। ये आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी भारत की आरती साहा, विश्व की कौन है? गेट्रूड एड्रेले। ठीक है, आगे चलो अगला देखते हैं, भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? कौन सी रेखा? आपकी कर्क रेखा, यानी जो 23.5 डिग्री अक्षांश से कितने राज्यों से होकर जाती है? आपके 8 राज्यों से होकर जाती है। और सबको पता है गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से जाती है। अब यहाँ पर क्या है? इसके आपका अगर मान पूछा अक्षांश तो कितना होता है? 23.5 डिग्री होता है। यहाँ पर आपकी एक नदी है माही नदी, ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? माही नदी है। अगर पूछा जाए भूमध्य रेखा को, यानी इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, इसका नाम है कांगो, या फिर कौन सी नदी? जायरे नदी। अगर पूछा जाए आपसे मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो इसका नाम है लिम्पोपो। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये दो आपकी 3 नदियां हैं। मकर रेखा को काटने वाली नदी का नाम लिम्पोपो है, भूमध्य को काटने वाली का नाम कांगो जारे है, और कर्क को काटने वाली का नाम क्या है? माही नदी है। अगला है येलो प्लैनेट, पीला ग्रह कौन सा होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका वीनस जो होगा हमारा आपका, इसको हम आपका कैसे जानते हैं? येलो होता है कलर में। ठीक है, इसलिए आपको वीनस प्लैनेट आपको येलो कलर का येलो प्लैनेट कहलाता है।
सैटर्न इज येलोइश इन कलर एंड हैज मैनी रिंग्स आपके साथ ठीक है। तो शनि होता है, शनि के किनारे आपके जो रिंग्स होते हैं वलय होते हैं ये पाए जाते हैं। और नेपच्यून कैसा होता है आपका ब्लू होता है आपके कलर में। तो ये आपका पीला ग्रह और आपके सौरमंडल के ग्रहों के बारे में भी देखकर जाइएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, अगला देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन था, पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं मिल पाया क्या था, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन था। तो पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो ये आपकी सारी पंचवर्षीय योजना है, कब से कब तक रही, पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ के जाइएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना कब आई, किसमें क्या आया है, आप ज्ञानसागर के इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे इकोनॉमिक्स की क्लासेस पढ़ी हुई है, आप उन इकोनॉमिक्स की क्लासेस को देख लीजिएगा। और आई थिंक मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ में आपको पूरा फायदा मिलेगा आपको इस इकोनॉमिक्स के सेक्शन में, ठीक है। सारी पंचवर्षीय योजना वहां पे डिटेल से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई है मैंने, आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है तो यहाँ पर वही पंचवर्षीय योजनाओं की डिटेल है आपकी। पंचवर्षीय योजना 1951-56 में कैसे पर विकास ऐसा प्राथमिकताएं थी, सेकंड औद्योगिक विकास है, थर्ड पे कैसे क्या है, सारी चीजें हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। अगला देखते हैं, तो यहाँ पर आपके बाकी सारी आपकी योजनाओं का इधर आपका उल्लेख है। तो ये आज आपके क्या रहे, कुछ क्वेश्चन रहे। इन क्वेश्चंस के साथ में अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे का पहले शिफ्ट का पेपर था, इस पहले शिफ्ट में हम लोगों को इतने क्वेश्चन मिले हैं। बाकी ज्ञान सागर का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, ज्ञान सागर का टेलीग्राम ग्रुप, और इस ज्ञान सागर में आप जाइएगा तो इसका आपका एक डिस्कशन ग्रुप है, मिशन गवर्नमेंट जॉब। आप यहाँ पर हम लोगों को क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो जाकर आपका इस जो भी आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं, ताकि हम लोग आपके साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें और बाकी विद्यार्थियों को भी इस चीज का फायदा मिल सके, ठीक है। तो आज की ये अभी की पहली शिफ्ट का आपका पेपर था। अभी हम लोग फिर जैसे ही आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा, फिर हम लोग मिलेंगे आपके इस ऐसे ही क्वेश्चन के साथ में। जरूर देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।